हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशवर्धन। हजेला आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 22 जुलाई की खबरों पर, और ये हम बात करने वाले हैं खास तौर से उन खबरों पर जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आने वाली हैं एमपीपीएससी के लिए। और ये ऐसा नहीं, इसमें से कई सारी खबरें यूपीएससी में भी पूछी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल जिस पे बात की थी जस्टिस यशवंत वर्मा की खबर पर, यहाँ पे भी फिर से उन्हीं आर्टिकल्स की हम बात करेंगे। अब देखिए, इनके विरुद्ध क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं, नोटिस जारी किए गए हैं। लोकसभा में जहां देखते हैं 152 मेंबर्स और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब क्या होगा, तो वो कार्रवाई शुरू हो जाती है, और ये संबंध इसका आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 एंड 218, जिसमें कि अगर देखें तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की सेक्शन 31B के मुताबिक इनकी एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी बनाई जाएगी तो उसमें कौन कौन होंगे इसको जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज होंगे, एक किसी हाई कोर्ट के मौजूदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, और एक होंगे ज्यूरिडिस्ट या न्यायविद जिन्हें न्याय की अच्छी जानकारी है। अब जब ये जांच करेंगे और जांच में जो भी पाया जाता है फिर उसे सदन में रखा जाएगा, उस रिपोर्ट को, फिर उस पर मतदान होगा, और मतदान जब होगा फिर वो प्रस्ताव पारित होगा, राष्ट्रपति जी उस पर साइन करेंगे। उस तारीख से जस्टिस वर्मा अपने पद से मुक्त कर दिए जाएंगे। अब यहाँ कुछ सवाल आते हैं। क्या जस्टिस वर्मा ने उनके जो महाभियोग प्रस्ताव जब पारित होते इसके पहले के जितने भी कार्य किए उनका क्या होगा? देखिए, उन्होंने जो भी कार्य किए उन सबको वैधता प्राप्त होगी। वहाँ कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि इससे पहले वो जस्टिस के तौर पर जो काम किए वो निजी हैसियत से उन्होंने जो गलत काम किए तो राइट, उसके लिए उनको उनके जिम्मेदार माना जाएगा, लेकिन जज के तौर पर नहीं। सेकेंडरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, इस मुद्दे से जुड़ गया है उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा। जी, कैसे जुड़ा इसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि हुआ क्या। ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, और भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो ये पदेन सभापति भी हैं राज्यसभा के। अब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र जब दिया तो वो किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 67A के तहत इन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया, और कारण बताया कि वे स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। चलिए, लेकिन लोगों ने कहा कि दाल में कुछ काला है, मतलब इसके कुछ राजनीतिक कारण भी हैं। तो यहाँ पर इस अखबार में जो कहानी लिखी है इससे पता चलता है कि क्या है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के सांसद लगभग 152 सांसदों ने हस्ताक्षर करके दे दिए, और राज्यसभा में जब नोटिस आता तो 63 जो सांसदों के हस्ताक्षर सारे के सारे विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सांसदों का नहीं है। अब जरा यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, ये सदन में क्या कहते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी, कितनी बढ़िया बात करते हैं। उन्होंने कहा, सदन को उच्चतम मानक स्थापित करने चाहिए। यदि हम लोगों की सर्वोच्च अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो मुद्दे को कालीन तले दबा रहे होंगे। इसका मतलब अगर कोई भी मुद्दा भ्रष्टाचार से संबंधित आता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है कि वे भ्रष्टाचारियों को हटाएं। जैसे ये किससे जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा जुड़ रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग से। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक घटना और हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार के ऊपर वार कर रहे थे, तीखे प्रश्न उठा रहे थे, उस वक्त जो सदन पक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष के नेता जगदीप धनखड़, माफ कीजिए, सॉरी, यहाँ पे जेपी नड्डा जी जो थे, इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में कोई बात आपकी जा ही नहीं रही, आपको जो कहना है कह लीजिए। अब ये देखिए, ये अधिकार होता है सभापति का और लोकसभा में होता है स्पीकर का। तो ये जो भूमिका यहाँ पे सदन के नेता के तौर पे जो जेपी नड्डा जी ने निभाई, ये भी गलत है, क्योंकि ये अधिकार तो सदन का है, पीठ का है, वो कर सकते थे। सो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें सही नहीं थी। मे भी शायद स्वास्थ्य कारण भी रहे हों, लेकिन ये भी लगा हो कि सदन की जो डिग्निटी है वो मेंटेन नहीं हो रही है, और जो उच्च मानक स्थापित करने चाहिए राजनीति में भी शायद सत्ता पक्ष उस तरह की उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा हो। तो शायद उनकी अंतरात्मा ने कहा हो कि आप इस्तीफा देके बाहर हो जाइए, ऐसा हो सकता है। चलिए, ये तो राजनीति की बातें हैं।
हमारे लिए एक और मुद्दा है जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो राजनीति में जो मैंने शुचिता की बात कर रहा हूँ, आप अपने निबंध में और इंटरव्यू में इस मुद्दे को रख सकते हैं कि कैसे बड़े उच्च मानदंड स्थापित किए जा सकते कि लोग पद का मुंह छोड़ देते, क्योंकि इनका रिटायरमेंट होना था अगस्त 2027 और वर्तमान में क्या चल रहा है, जुलाई 2025। 2 साल पड़े थे भाई, वो भारत का उपराष्ट्रपति है। सोचो, जो सुविधाएं वगैरह सब कुछ मिले वो छोड़ दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको लगता है नैतिकता ज़्यादा बड़ी चीज़ है। चलिए अब ये देखिए, उपराष्ट्रपति, तो अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया, ये हमने अमेरिका से लिया है कि अगर राष्ट्रपति जी कभी अपने पद पर नहीं है तो कोई कौन आएगा सत्ता संभालने के लिए, तो वहाँ पे रहेंगे राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी नहीं है तो रहेंगे कौन? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं तो क्या होगा? तो देखिए, भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति इलेक्ट होकर के इमीडिएट आए या वो उनका पद किसी और को दिया जाए। क्यों? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ड्यूटी निभाएंगे। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है राष्ट्रपति की ड्यूटी निभाने के लिए, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रहेंगे। और इस तरह की ड्यूटी एक बार एम हिदायतुल्लाह साहब ने निभाई है। चलिए, तो यहाँ हमने देख लिया। अब यहाँ देखें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई तय समय सीमा नहीं होती कि इतने महीनों में कराना। जैसे सदन में क्या होता है, 2 सदनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होता। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको निश्चित 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में कराना, ऐसा नहीं है। सो एक तो ये खबर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली खबर पे आते हैं, और अगली खबर क्या है, वो जुड़ी हुई है आरक्षण के मुद्दे से कि जो एससी और एसटी का जो आरक्षण दिया जाता है नगर पालिकाओं में, नगर निगम में या पंचायतों में, तो क्या यहाँ पर रोटेशन जरूरी है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, रोटेशन आवश्यक नहीं है, ये सरकार का विशेषाधिकार है, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, एससी एसटी की सीटों का रोटेशन का मतलब क्या है, इसको समझ जाइए। रोटेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी वार्ड का कोई मेंबर बना है, पंच बना है, कोई सरपंच बना है, तो क्या वो बारी बारी से एक एक करके हर जाति के व्यक्ति को मौका मिलेगा कि एक बार एससी को, एसटी को, ओबीसी को, जनरल को? तो ये होता है रोटेशन। अब उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस तरह का सरकार बनाना चाहे तो सरकार बना सकती है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। दूसरी बात, एक बात और आई कि अब यहाँ पर वे कहते हैं कि जितनी जिसकी आबादी है उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात और तय हो गई कि आबादी के हिसाब से ही आरक्षण मिलेगा, तो वही चीज़ होती है भारत में। चलिए, तो ध्यान रखें इस बात को। अगला मुद्दा है भाषा से जुड़ा हुआ। अब ये भाषा से जुड़ा हुआ अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में कहाँ चल पड़ा है, ये चल पड़ा है, ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को छेड़ दिया। वे कहते हैं बांग्ला भाषा के लिए 27 तारीख से आंदोलन करेंगी। क्या ये सिर्फ यहीं तक है? नहीं, महाराष्ट्र ने भी त्रिभाषाई जो फार्मूला है, 3 लैंग्वेज का जो फार्मूला है, उससे अपने आप को हटा दिया है। कहता नहीं भाई, वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे भाषा को लोग जोड़ देते हैं अपने राज्य की अस्मिता से, ठीक है, पहचान से जोड़ देते हैं। एक और आर्टिकल अगर हम ये देखें तो ये नज़रिया अमेरिका के साथ तालमेल रखना भारत के हित में है। ये कौन है पहले जान लीजिए। मकरंद परांजपे हैं और ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। और इन्होंने कमाल की बात की। वे कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वे लगातार हमें ये बताते रहते हैं कि डी-डॉलराइजेशन कर दीजिए, मतलब डॉलर को मत मानिए, अमेरिका को छोड़ करके चीन के साथ जुड़ जाइए, रशिया के साथ जुड़ जाइए और चैलेंज कीजिए। तो वे कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा तो ये है कि हम क्यों ना मिल कर के काम करें, आपस में झगड़ा करना की जगह समन्वय बनाएं। और डी-डॉलराइजेशन कहते वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें 2024 के स्विफ्ट डेटा के अनुसार डॉलर अभी भी वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का 60% हिस्सा रखता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे 88% जो ट्रेड होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो ये जो डी-डॉलराइजेशन की जो बात है, ये करना फिजूल की बात है। इससे तनाव बढ़ेगा और तनाव कम नहीं होगा। सो चलिए, एक तो ये हो गया, सो ध्यान रखें। और अब अगली बात आती है एक और, चीन की जवाबी कार्रवाई से बदला ट्रंप का रुख, सख्त फैसले लिए वापस। तो देखिए हुआ क्या, इसे समझते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता में और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी कि वे चीन के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाएंगे, और हुआ भी। ट्रंप ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया, हालांकि अब घटा करके उसको 30% पर लेकर के आ गए हैं। तो चीन ने क्या किया कि मजबूर हो गए। तो चीन ने क्या किया, चीन ने रेसिप्रोकल करते हुए क्या किया, चीन को, अमेरिका को जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स हैं वो उनकी सप्लाई रोक दी, मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। अब उससे क्या हुआ,
ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस इंडस्ट्रीज, इन सभी जगह पर जहां पे इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो पूरी तरह से रोक लग गई। और फिर अमेरिका को भी बात समझ में आई कि भाई ये तरीका सही नहीं है, और फिर दोनों फिर से जुड़ गए आपस में, और जो चिप का जो व्यापार होता था वो दोबारा से फिर वह करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के भारत को भी अगर अपनी स्थिति ऐसी बनानी है तो भारत को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे कि दुर्लभ धातु की सप्लाई ने रोक दिया, चीन ने रोका, ट्रंप आ गए घुटनों पर और चीन के साथ कर लिया समझौता। सो कुछ उसी तरीके से भारत को भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी, कुछ चीज़ों में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना होगा कि हर देश को उसकी ज़रूरत पड़े। चाइना ने वो कर लिया और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप यहाँ अमेरिका को झुका दिया। यहाँ पर अगली खबर देखें हम, अगली खबर क्या है। सो ये सिलिकॉन वैली के बेस्ट ऑफ ब्रीड, राइट। अब ये क्या है भाई बेस्ट ऑफ ब्रीड? अगर देखा जाए तो ये है कि नई टेक्नोलॉजी कंपनियों का लक्ष्य होता है कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ बनाएं, इस दर्जा ये प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। और ये किसका है? टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर आप बात करेंगे टैग 5 की तो इसी तरह की है। तो यहाँ पर कौन कौन सी देखें, जूम, ड्रॉपबॉक्स, स्नेक, इस तरह की कंपनियां जिन्हें कि अभी अगर पूछा जाए कि बेस्ट ऑफ ब्रीड क्या है तो अपने आप में अपनी उस श्रेणी में सबसे बेहतर कंपनियां हैं। तो ध्यान रखिए, इस आर्टिकल को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कोई नया वर्ड आया है तो हमें उस वर्ड को सीखना पड़ेगा कि क्या है। अब देखिए, मौजूदा दौर में तकनीक से ही आएगी आत्मनिर्भरता। अब ये बात क्या कह रहे हैं कि अगर भारत को आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको काम करना होगा। ठीक है, देखिए भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। अब हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, हमारी मशीन कोई भी जहाँ मैग्नेट्स वगैरह लगनी हर जगह पे हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट। कुछ देर पहले हमने देखा चीन ने कैसे ट्रंप को घुटनों पर ला दिया, तो यहाँ पर ये स्थितियाँ हो सकती हैं। सो ध्यान रखें इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि अमेरिका ने अब तेजस के लिए क्या दे दिया तो आपको ये पता चलेगा F404, ये अब जा करके दिया। पिछले 2 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे, तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बेहतर बनाए, अपने खुद के जेट इंजन तैयार करें, सो मे भी स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। अब देखिए ये नायरा एनर्जी, ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हम देखते हैं कि अमेरिका ने जो कोशिश कर रहा है, वहीं पर यूरोपियन यूनियन ने नायरा एनर्जी, जिसमें कि रशिया की रोज़ेफ़नाफ्ट जो कंपनी है उसका 49% स्टेक या शेयर है, इसके ऊपर रोक लगा दी कि अगर ये किसी भी तरह का ट्रेड करती है, इससे कोई भी तेल वगैरह ना खरीदे, क्योंकि घूम के वो तेल यूरोप में भी जाता है यहाँ से रिफाइन होकर के। इसी तरह की रिलायंस की भी स्थितियाँ हैं। सो अब हम यहाँ पे देखें तो भारत में 70,000 करोड़ का निवेश करी कौन? नायरा एनर्जी। तो नायरा एनर्जी लगातार चर्चा में चल रही है। तो अब ध्यान है, भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सबसे बड़ी जामनगर की है, और फिर दूसरे नंबर पे नायरा। चलिए अब ये है जापान में दक्षिणपंथी पार्टी ने 14 सीटें जीती, और इससे से जो जापान की जो सरकार है, इशिबा सरकार अल्पमत में आ गई है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि वर्तमान में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम इशिबा हैं। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी जापानी जो राजनीति से हमारा उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। चलिए अब ये देखा जाए तो जगदीप धनखड़ जी वो पहले उपराष्ट्रपति जिनके विरुद्ध यहाँ पर क्या लाया गया? महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, राइट। अब ये क्यों चर्चा में रहे, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। हालांकि वो देखें तो एक बार इन्होंने कहा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जैसे जो शब्द जोड़े गए ये भारत की प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। एक इस मुद्दे पर ये काफ़ी चर्चा में रहे। दूसरा इन्होंने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि कोई भी अगर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए कोई विधेयक अगर जाता है किसी राज्य की विधानसभा से तो उसे 3 महीनों में पारित किया जाए, तब भी इन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये एक न्यूक्लियर मिसाइल के तौर पे गिर रहा है हमारे ऊपर। वे कहते हैं आर्टिकल 142 का ये मिसयूज है। तो ध्यान रखें आर्टिकल 142 का उल्लेख इन्होंने किया था, तो वहाँ से भी आप इसे जोड़ के देख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। देन फिर एक और खबर है, एक 19 साल की खिलाड़ी है जिसका नाम है दिव्या, राइट। इसने क्या किया? दिव्या देशमुख ने हरिका द्रोणवल्ली को हरा दिया है और अब ये वर्ल्ड कप, शतरंज के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला हो गई। ध्यान रखें। एक और खबर यहाँ पर, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने एक फैसला दिया है कि बुजुर्ग माता पिता को अगर प्रताड़ना दी जाती है तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, राइट। देखिए क्या हुआ है कि उन्होंने कहा कि इनको भी
गरिमा के साथ रहने का अधिकार है। जो बुजुर्ग माता पिता हैं वे कई बार बेटे बहू द्वारा मानसिक प्रताड़ना और उपेक्षा का शिकार हो जाते हो, जबरन संपत्ति हड़प लिए जाने के से वो परेशान रहते। तो उन्होंने कहा ये इन बुजुर्गों की कोई यातना देना इनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तो आप ध्यान रखें, अब यहाँ से एक नया विषय छिड़ेगा, एक नई चर्चा छिड़ेगी। और हालांकि ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, क्योंकि जब जब हमने देखा इसका एक्सपेंशन करने का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, बट क्योंकि जो अगर ये देखें तो ये भी एक तरह की सांविधिक संस्था है, मानव अधिकार आयोग है, सांविधिक संस्था है, हालांकि संवैधानिक नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, एक ऑप्टिमस रोबोट। ये किसका है? तो ये टेस्ला का एक रोबोट है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, और इसमें ह्यूमनाइड रोबोट मतलब मनुष्य के जैसा दिखने वाला, काम करने वाला रोबोट है। इसका नाम है ऑप्टिमस। तो ध्यान रखिए, अगर ऑप्टिमस आता है तो किसका? सबसे पहले ह्यूमनाइड की बात करेंगे तो होंडा कंपनी का था, ओसिमो, उसका नाम भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें तो आज के लिए इतनी ही खबरें हैं जिन पर कि हमने चर्चा की, इसके अलावा और खबरें नहीं है। तो हम मिलेंगे फिर कल अगले दिन। लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर। हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी में उत्तरोत्तर हम लगातार तैयारी को आपके बढ़ाने में योगदान देते हैं। नमस्कार दोस्तों।